हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री 1885 से 1919 तक का पीरियड। तो ये है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। 1857 का जो रिवॉल्ट था, इस रिवॉल्ट को तो अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन फिर भी कई सारे पार्ट्स में छोटे मोटे रिवॉल्ट होते रहते थे। छोटे मोटे जो रिवॉल्ट्स थे वो कई सारे पार्ट्स में होते रहते थे। जैसे कि एक रिवॉल्ट हुआ था बिहार के अंदर। तो बिहार में क्या दिक्कत थी? बिहार में वहां के फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था कि वो लोग इंडिगो की प्लांटेशंस उगाए, इंडिगो की क्रॉप्स उगाए। तो वहां पे फूड क्रॉप्स के बदले अब इंडिगो प्लांटेशंस उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा था। तो ये जो रिवॉल्ट था, लेकिन ये रिवॉल्ट कोई नेशनल रिवॉल्ट नहीं था। ये रिवॉल्ट एक लोकलाइज्ड रिवॉल्ट था, छोटा सा, जो एक सीमित एरिया में फैला हुआ था। कोई भी ऐसा रिवॉल्ट नहीं था जो नेशनलिस्ट रिवॉल्ट कहलाए या फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट कहलाए। नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा मूवमेंट जो पूरे इंडिया में फैला हो, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा कोई मूवमेंट था ही नहीं जो पूरे इंडिया में उस टाइम पे फैला हो। ऑलराइट, तो कोई भी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं था कि पूरे इंडिया में हर तरफ ऐसा फैल गया हो। सिर्फ लोकल मूवमेंट्स हो रहे थे। लेकिन फिर भी जैसे जैसे समय बीतता गया ना, वैसे वैसे इंडिया के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी। नेशनलिज्म की फीलिंग। अब आप सोचोगे नेशनलिज्म की फीलिंग है क्या? ये नेशनलिज्म की फीलिंग ऐसी है कि किसी भी इंसान को जब अपने देश के प्रति गर्व महसूस होता है ना, अपने देश के प्रति गर्व महसूस होता है, उसको अच्छा लगता है, अपने देश को वो महान देश मानता है, तब ये नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। और इसी नेशनलिज्म की फीलिंग के वजह से हमें नेशनलिस्ट मूवमेंट देखने को मिलेंगे। हमारी इंडियन हिस्ट्री में नेशनलिस्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से हमें अंत में फ्रीडम मिल जाएगी। ऑलराइट, तो यही होने वाला है इस चैप्टर में। तो यहां पे हमने इतना देखा। अब इसके बाद देखते हैं आगे का टॉपिक। ठीक है, तो आगे का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि क्या रीजन थे। ठीक है, तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में आई, उसके रीजन क्या क्या थे? देखो, इंडियन लोगों का एक अच्छा कल्चरल हेरिटेज था, काफी रिच कल्चरल हेरिटेज था। इंडियन लोगों को पता चल गया कि उनका जो कल्चर है, उनका जो हेरिटेज है वो काफी रिच है। अब जब इनको इंग्लिश एजुकेशन मिली ना, तब इनको पता चला कि जो वेस्टर्न आइडियाज हैं डेमोक्रेसी के और नेशनलिज्म के, वो उनको पता चला कि आखिर होता क्या है। और ब्रिटिशर्स के आने की वजह से इंडिया में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन काफी अच्छा हो गया था, तो इससे भी उनको फायदा हुआ। अब ये लोग एक दूसरे से मिल सकते थे। फिर दूसरा था कि इंडिया में रीजनल प्रेस जो थी, रीजनल प्रेस मतलब कि लोकल न्यूज़पेपर्स जो होते हैं ना, इंग्लिश के सिवाय लैंग्वेज में लोकल न्यूज़पेपर्स, वो और लोकल लैंग्वेजेस में बुक्स लिखी जाना, इनके वजह से भी नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ था हमारा ब्रिटिश के द्वारा, वो, और डिस्क्रिमिनेशन होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश लोग इंडियंस को बहुत ही नीचा मानते थे, बहुत ही इंफीरियर मानते थे, इसीलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता। और भी बहुत सारे मेजर्स, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिच कल्चरल हेरिटेज के अंदर क्या है। ठीक है, तो दो बंदे थे जिनका नाम है मैक्स म्यूलर। एक थे मैक्स म्यूलर, ठीक है, और दूसरे थे विलियम जोन्स। तो मैक्स म्यूलर और विलियम जोन्स, इन लोगों ने वेद और उपनिषद्स इन्होंने अच्छे से पढ़े थे, अच्छे से इन्होंने समझा। तब इनको पता चला कि यार ये वेद उपनिषद कितने महान है, इसमें कितनी जबरदस्त बातें लिखी गई हैं, कितना नॉलेज इसमें भरा हुआ है। तो इसी वेद और उपनिषद को इन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। अब जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तब इनका जो रिसर्च वर्क था, वो रिसर्च वर्क इनका पब्लिक के सामने आ गया। तो जितने भी इंडियंस लोग थे जो इंग्लिश एजुकेशन उस टाइम पे ले रहे थे, उनको पता चला कि उनका जो कल्चरल हेरिटेज है वो कितना रिच है, और वो लोग काफी इंप्रेस हुए अपने ही कल्चर और हेरिटेज के बारे में जान के। क्योंकि इनके कल्चर और हेरिटेज के बारे में कौन बता रहा था? ये बाहर के लोग बता रहे थे ना, अगर ये दोनों। तो उनको लगा कि यार वाह, कितना जबरदस्त हमारा ये कल्चरल हेरिटेज है। दूसरा के कुछ दूसरे भी और काम हुए थे, जैसे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी है, उस टाइम पे थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, और ब्रह्मो समाज, ये सब था। ठीक है, ब्रह्मो समाज था, फिर आर्य समाज, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। फिर रामकृष्ण मिशन। ओके, तो इन सब के वर्क के वजह से इन सब ने भी काफी काम किया था इंडियंस को बताने में कि उनका कल्चर, उनका हेरिटेज
उनका रिलीजन कैसा है, तो उसके वजह से भी इनके मन में और भी नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी। इनको प्राउड फील होने लगा कि चलो अच्छा है, हमारा देश इतना कमजोर और इतना पिछड़ा हुआ नहीं है जैसा कि ये लोग बोलते हैं। अब देखते हैं आगे। इंग्लिश एजुकेशन की अगर बात की जाए तो इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट क्यों हुई थी? ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट इसलिए की क्योंकि उनको क्लर्क चाहिए थे, ऐसे क्लर्क जिनके पास इंग्लिश एजुकेशन हो और जो लोग उनको ऑफिस में हेल्प कर सके, काम कर सके। और जब इनको इंग्लिश एजुकेशन मिलेगी तो यही लोग हमारे लिए लॉयल होंगे, काफी वफादार होंगे हमारे प्रति। लेकिन जब इंडियंस को ये एजुकेशन मिली, जब इंडियंस को ये इंग्लिश एजुकेशन मिली, तो इंडिया के जो लीडर्स थे उस टाइम पे, जो इंटेलेक्चुअल लीडर्स जिनको ये एजुकेशन मिली थी, उन लोग को पता चल गया था कि वेस्टर्न आइडियाज कैसे हैं, वेस्टर्न आइडियाज जहां से ये लोग आए हैं, तो वो जो वेस्टर्न आइडियाज हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, ठीक है, और नेशनलिज्म, इनके बारे में इंडियंस ने पढ़ना स्टार्ट किया कि हमारे देश के सिवाय बाहर क्या क्या हो रहा है, वो सब उनको पता चला। और अब इंडियंस इंस्पायर्ड थे फ्रीडम स्ट्रगल से। बाहर भी कई सारे देश में फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, जैसे कि वेस्ट नेशंस में अमेरिका था एक तो, ठीक है, वो भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और फ्रांस। तो इन लोग की फ्रीडम स्ट्रगल को देखकर, इनके बारे में पढ़कर इंडियंस को काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। दूसरा ये था कि यही जो इंग्लिश एजुकेशन है, ये इंग्लिश एजुकेशन अब एक जरिया बन गया था। इट बिकेम अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज। तो यहाँ पे आइडियाज और थॉट्स का जो एक्सचेंज होता है इंडियंस के बीच में, तो इंडिया के अंदर आप जानते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लेकिन उनके बीच में अगर कोई कॉमन लैंग्वेज आ जाए तो वो अपने आइडियाज और थॉट्स इन्हीं कॉमन लैंग्वेज की वजह से एक दूसरे को बता सकते हैं। मान लो कि कोई गुजराती है, ठीक है, अब कोई गुजराती है, उसको सिर्फ गुजराती आती है और इंग्लिश आती है, ठीक है, क्योंकि उसने इंग्लिश में पढ़ाई की वाली। और दूसरा एक कोई साउथ इंडियन है, ठीक है, मान लो केरला का है, ठीक है, तो उसको केरला की जो लोकल लैंग्वेज है वो आती है, एक तो केरला की लोकल लैंग्वेज वो, और एक इंग्लिश। तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे ये इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन गई इन दोनों की। तो इनको अगर अपने आइडियाज शेयर करने हैं तो वो इंग्लिश में शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे ब्रदरहुड बढ़ती है, इससे नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ती है इंडिया में। और यही लोग आगे जाके यूनाइट हो पाए, यही लोग आगे जाके एक हो पाए, और एक होके इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद जो दूसरा रीजन था वो था कि इंडिया में अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन काफी अच्छा हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से इंडिया में रेल नेटवर्क बने, रोड के नेटवर्क्स बने काफी, और टेलीग्राफ सिस्टम भी आया। तो ये तीनों चीजों की वजह से इंडियंस लोग यूनाइटेड हो पाए, इंडियंस एक हो पाए, ठीक है। तो इन तीनों चीजों की वजह से इंडियंस में एकता और बढ़ने लगी। और अच्छा, बेटर कम्युनिकेशन अगर इनके बीच में हुआ, तो बेटर कम्युनिकेशन की वजह से इनको पता चला कि इनका जो कल्चर है, ठीक है, और इनके जो आइडियाज हैं वो कौन कौन सा कैसे कल्चर है और कैसे आइडियाज हैं जो ये लोग शेयर करते हैं। और धीमे धीमे रेवोल्यूशनरी आइडियाज के लिए जो सपोर्ट था, जो रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट था, तो वो रेवोल्यूशनरीज के जो आइडियाज थे वो पब्लिक में और फेमस होने लगे बिकॉज ऑफ रेल, रोड एंड टेलीग्राफ। तो अब लोगों को पता चल गया कि हाँ, रेवोल्यूशनरीज जो लड़ रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक जगह से दूसरे पे जा सकते, अपने मैसेज को पास ऑन कर सकते थे। तो काफी कुछ इंडिया में हो रहा था उस टाइम पे। दूसरा ये था कि इंडिया में रीजनल प्रेस और रीजनल लिटरेचर काफी बढ़ गया था। रीजनल प्रेस का मतलब होता है कि लोकल न्यूज़पेपर्स, जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं ना अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे मान लो कि गुजराती में है, कोई मराठी लैंग्वेज में कोई है न्यूज़पेपर, ठीक है, कोई कन्नड़ लैंग्वेज में है। तो इस तरह के जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे उनका वो काफी फेमस हो गए, ना कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, क्योंकि उस टाइम पे भी पब्लिक को रीजनल लैंग्वेज आती थी, इंग्लिश उतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई थी। लेकिन लोकल न्यूज़पेपर्स के जरिए हमारे इंडियन लीडर्स ने काफी हद तक अपने आइडियाज को फैलाया, कॉमन पब्लिक को बताया। और रीजनल लिटरेचर का मतलब होता है कि लोकल लैंग्वेजेस में जो नॉवेल्स लिखी जाती हैं, ठीक है, जो बुक्स लिखी जाती हैं, जो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स होते हैं, तो इन सब की वजह से भी लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग काफी बढ़ने लगी थी। तो कुछ लीडर्स थे जो इस टाइम पे फेमस थे, जो जैसे कि बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, और सुब्रमण्य भारती, सुब्रमण्य भारती, ये लोग भी फेमस थे काफी उस टाइम पे।
फिर बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर और राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, तो ये सारे लीडर्स ने उस टाइम पे रीजनल जो प्रेस थी, ठीक है, रीजनल प्रेस का काफी फायदा उठाया और रीजनल लिटरेचर का काफी फायदा उठाया। ये वही लोग थे जिन लोगों ने न्यूज़पेपर्स में अपने आर्टिकल्स लिखे थे, अपनी बुक्स लिखी थी, ताकि इंडिया की पब्लिक को और भी जागरूक कर सके। और ये हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर काफी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। तो जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनकी वजह से, और इसके सिवाय बहुत सारे फेमाइन्स आए थे इंडिया में, बहुत सारे फेमाइन्स आए थे। फेमाइन्स का मतलब क्या होता है? एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। क्या होता है बच्चों? एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। फूड की बहुत कमी हो जाती है, तो कॉमन पब्लिक को खाने के लिए फूड मिलता ही नहीं था उस टाइम पे, तो काफी सारे लोग इसके अंदर मर गए। तो ये जो फेमाइन्स थे वो ऐसा बोला जाता है कि ये सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी जो था, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के सबसे खराब में खराब फेमाइन्स ये थे। ओके, और सबसे ज्यादा असर पड़ा था पीजेंट्स पे। सो पीजेंट्स की जो लाइफ थी, पीजेंट्स की जो बेचारों की लाइफ थी वो बहुत खराब थी उस टाइम पे, क्योंकि फेमाइन की वजह से इनके ऊपर बहुत असर पड़ा था। तो ये लोग बहुत ही दुखी थे। दूसरा, 1877 में इंपीरियल दरबार हुआ था। इंपीरियल दरबार जो दिल्ली में कराया गया था उस टाइम पे। अब ये दरबार का क्या है कि अगर कोई भी राजा महाराजा इंडिया में आता था, या फिर वो नए नए राजा बने हो, तो उनकी रिस्पेक्ट में ये ब्रिटिश लोग यहाँ पे एक बड़ा सा फंक्शन रखते थे जिसको बोलते हैं इंपीरियल दरबार। तो ये दिल्ली में रखा गया था उस टाइम पे, और इसके अंदर जो भी कुछ खर्चा हुआ था वो सरकारी खजाने से खर्चा हुआ था। तो जो सरकारी ट्रेजरी थी, सरकारी ट्रेजरी का सारा पैसा, काफी सारा पैसा इसमें चला गया। तो आप एक तरफ देख सकते हैं कि एक तरफ इतने सारे इंडियंस भूखमरी की वजह से मर रहे थे, और दूसरी तरफ ये यूरोपियंस, ये ब्रिटिश लोग अपने शान शौकत का जो शो ऑफ है वो दिखाने में व्यस्त थे। तो इससे पता चलता है कि इन लोग का केयरलेस एटीट्यूड कैसा था। इन लोग का जो केयरलेस एटीट्यूड है वो दिखता था यहाँ पे। तो इंडिया के लीडर्स ने ये देखा कि इनका एटीट्यूड जिस तरह का है वो बहुत ही बेकार एटीट्यूड है, क्योंकि इनको जरा भी सेंसिटिविटी नहीं है कि एक तरफ इतने लोग बेचारे मर रहे हैं और एक तरफ ये लोग अपना इतना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इससे बहुत सारे इंडियंस काफी गुस्सा हुए थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। सो इंडियंस के साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। जैसे कि 1878 में जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम थी, सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम थी, उसमें एज लिमिट पहले थी 21 ईयर्स, ठीक है। तो पहले 21 ईयर्स थी एज लिमिट, अब उसको हटा के उसको कम कर दिया, 19 ईयर्स कर दिया था। और ये जो एग्जाम होती थी वो होती थी इंग्लिश में। तो आप सोचो उस टाइम पे इंग्लिश का नॉलेज एक 21 ईयर वाले इंडियन को कितना होगा? बहुत कम होगा, राइट। भले वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, और ऐसी बहुत कम फैमिलीज होगी जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल सके उस टाइम पे। तो अगर वैसे में भी अगर किसी इंडियन से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो 19 ईयर्स का होगा और उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद उसको इंग्लिश का नॉलेज इतना अच्छा होगा, प्लस ये एग्जाम को पास करने के लिए वहां पे ग्रीक लैंग्वेज के बारे में भी होता था पेपर, ठीक है। इंग्लिश के बारे में तो होता ही था, और पॉलिटिकल साइंस इन सब के बारे में होता होगा। तो इन सब का नॉलेज एक 19 ईयर्स के इंडियन को, भले वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हो, लेकिन उसको बहुत कम होगा ना। तो ये एक तरह की चाल थी, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन था इंडियंस के खिलाफ, ताकि इंडियंस लोग पावर में ना आ सके, इंडियंस लोग किसी भी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में ना आ सके, इसीलिए। ऑलराइट, तो इसमें और क्या क्या हुआ था? इंडियन आर्म्स एक्ट आया था। इंडियन आर्म्स एक्ट जो आया था वो, इसमें किसी भी इंडियन को वेपन रखना अपने पास में अलाउड नहीं था। सो नो इंडियन वॉज अलाउड टू कीप वेपन। इसके बाद 1878 में एक वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट आया था, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। और ये वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट के हिसाब से कोई भी लोकल न्यूज़पेपर में आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते। ऐसा कोई भी प्रोवोकेटिव राइटिंग, मतलब भड़काऊ राइटिंग ब्रिटिश के गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो सकती। ऐसा कुछ भी आप नहीं लिखेंगे जिससे कॉमन पब्लिक इसको पढ़ के भड़क जाए। ऑलराइट, तो इस बात के बारे में तो इंडियन के काफी सारे लीडर समझ गए थे
कि ये लोग जो हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकली कॉन्शियस लीडर्स थे, तो उनको पता चल गया था कि ये जो भी कुछ ये इतने सारे लॉज लेके आ रहे हैं ये लोग जानबूझ के ऐसा चाहते हैं कि हम लोग इनकी किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज ना करें, इनकी पॉलिसी के खिलाफ कोई भी तरह का क्रिटिसिज्म ना हो, उसी को लोग रोकना चाहते थे। बाद में एक और एक्ट आया था, एक था इल्बर्ट बिल 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। और इस बिल के हिसाब से, इल्बर्ट बिल के हिसाब से ऐसा था कि कोई भी इंडियन जज अब इंडियन एज वेल एज ब्रिटिश प्रिजनर, मतलब कि इंडियन एज वेल एज ब्रिटिश क्रिमिनल दोनों का केस वो लड़ सकता है, ऐसा बता दिया। मतलब कि अब इंडियन और यूरोपियन जज के बीच का कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ऐसा। लेकिन ये हो नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया में जो यूरोपियन कम्युनिटी थी और ब्रिटिश में जो यूरोपियन कम्युनिटी थी, वहां की ब्रिटिश लोगों की, उन लोगों ने काफी आवाज उठाई थी। तो ये जो इल्बर्ट बिल था, इस इल्बर्ट बिल को भी इन्होंने अमेंड किया मतलब इसमें चेंज ला दिया। इसमें भी रखा वही कि इंडियन जज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्रिमिनल को जज करेगा, उसका केस लड़ेगा, जबकि यूरोपियन जज इंडियन एज वेल एज यूरोपियन क्रिमिनल्स का केस दोनों का लड़ सकता है, ऐसा हो गया फिर से। तो ये सब देख के तो काफी इंडियंस शॉक हो गए थे, और उनको अब पता चला कि अगर हम लोग भी इस तरह से यूनाइट होंगे तो हम लोग भी अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, अपने इक्वल राइट्स के लिए हम लोग भी लड़ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। ओके, बाद में अदर मेजर्स अगर देखें तो अदर मेजर्स में कुछ और भी था, जैसे कि सिंगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। इंडिया में सिंगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया में चाहे कोई भी किसी भी कास्ट का हो क्यों ना हो, कोई किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ। सिविल कोड नहीं बोलेंगे, यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ। मतलब कि जो कानून है वो कानून हर एक के लिए एक जैसा होगा, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो। सो कानून की नजर में सारे के सारे जो इंडियंस हैं, सारे के सारे इंडियंस वो अब इक्वल कहलाएंगे। तो ये इस तरह से जो लॉ लाया गया, उसकी वजह से इनडायरेक्टली इंडिया को ही फायदा हुआ, क्योंकि अब इंडिया के अंदर जो भेदभाव जो ये सब था वो सब हट के अब कानूनी तौर पे इंडियंस लोग एक ही थे। ओके, और इसके साथ में इंडिया में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज बन रही थी ना उस टाइम पे, तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेटअप करने वाले यूरोपियन लोग ही थे। उनको तो सिर्फ मजूर चाहिए, अब भले मजूर हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग दोनों के दोनों फैक्ट्री में एक साथ काम कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे ये लोग एक दूसरे को ज्यादा पहचान पाएंगे, ज्यादा रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तो इन सब कारणों की वजह से इंडिया में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो धीमे धीमे लोगों के मन में डेवलप होने लगी, ग्रो करने लगी। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई इंडिया में वो, ठीक है। तो इंडिया के अंदर काफी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी, लेकिन उनकी जो डिमांड्स थी वो बहुत छोटी डिमांड्स थी। कैसी डिमांड थी कि हमें रिप्रेजेंटेशन जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, हमें रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलना चाहिए, हमारे टैक्सेस आप कम कर दो, जो भी आप टैक्स ले रहे हो वो प्लीज कम कर दो, इस तरह की बातें होती थी। तो 1883 में फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी कलकत्ता के अंदर। कैसे ये हुआ? इतनी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक साथ एक जगह पे कैसे आ सकते हैं? देखो, तो इनके पीछे एक बंदे का हाथ था जिनका नाम है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने ही इंडिया के अंदर उस टाइम पे बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी अलग अलग जगह पे जो थी, उनको एक किया और उनको एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिया कि आप हम यहाँ पे आके सब मिलेंगे सबसे, और हम लोग सबसे डिस्कशन कर पाएंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए अपने देश के लिए। तो इसी वजह से 1883 में फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कलकत्ता के अंदर हुई थी। और उसी के ठीक 2 साल बाद ब्रिटिश का ही एक सिविल सर्वेंट जो रिटायर हो चुका था उस टाइम पे, तो उनको लगा चलो अब तो कुछ करना चाहिए लाइफ में, अब तो रिटायर हो गए, लाइफ गई, जिंदगी गई। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ इंडियंस के लिए किया जाए, ठीक है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे इनका नाम था। ये रिटायर्ड ब्रिटिश
सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने इंडियंस के साथ मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 बाय डिस्कसिंग विथ ऑल द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एट दैट टाइम। ठीक है, तो जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनी तो उस टाइम पे ऐसा बोला गया कि कांग्रेस जो है वो एक तरह की सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व का मतलब क्या होता है कि एक तरफ से अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेन कर रहा है तो आप वैसे भी उनका सुनने वाले हो नहीं, लेकिन अगर उनको लगना चाहिए कि हाँ हमारी कहीं पे सुनवाई हो रही है, चलो कोई तो हमारा सुन रहा है, तो ऐसा आप कुछ बना दो, तो वो है एक तरह का सेफ्टी वॉल्व। तो उस टाइम पे ऐसा बोला गया कि कांग्रेस है जो वो इंडियंस की एक सेफ्टी वॉल्व की तरीके से है। मतलब यहाँ पे इंडियंस जाके अपने जितने भी विचार हैं, अपनी जो भी तकलीफें हैं, वो सब यहाँ पे बात करके प्रकट कर सकते हैं। और ऐसे टाइम पे जो कांग्रेस के मेन लीडर्स थे उनमें से थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्य अय्यर, रहमतुल्ला, WC बनर्जी और दीनशाह वादिया। तो ये उस टाइम के सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक थे जो उस टाइम पे कांग्रेस की लीडरशिप कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में जो कांग्रेस के जो एम्स थे ना, कांग्रेस के जो स्टार्टिंग में डिमांड थी वो बहुत मॉडेस्ट डिमांड थी, बहुत हल्की डिमांड्स थी। कैसी डिमांड्स थी? कांग्रेस चाहती थी कि उनको सारे इंडियंस का साथ मिले, एक तो ये, ठीक है। दूसरा ये कि लोग चाहते थे कि जितने भी हमारे देश में प्रेजुडाइसेस हैं, रेस को लेके, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, ये सब हम मिटा सके, और कि जितने भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की, तो जो भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं उन मेजर प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, और उसके पीछे जो भी सॉल्यूशंस होने चाहिए, जो सजेशंस हैं, वो सजेशंस भी हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करके लाएं। और ब्रिटिश को हम लोग रिक्वेस्ट करें, उनको क्या करें, रिक्वेस्ट करें कि वो हम इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में आने का चांस दें, एडमिनिस्ट्रेशन में हमें भी आने का चांस दें और हमें भी मौका दें। तो ऐसे टाइम पे जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि चलो हमें हर साल मिलना चाहिए, ठीक है, हमें हर साल मिलना चाहिए और हर साल मिल के हम अपना सेशन करेंगे, और उस सेशन, वो सेशन होगा इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, एक साल कहीं पे हुआ तो दूसरे साल कहीं पे होगा। तो इन सभी सेशन में हम लोग देखेंगे कि पिछले एक साल के अंदर क्या काम हुआ है, क्या वर्क हुआ है, और उसी के ऊपर आगे जाके हमें क्या काम करना है फ्यूचर में। तो यही सब जो हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन होते, उसमें पूरा ये सब डिस्कस किया जाता कि पिछले साल तक क्या हुआ है, अभी तक क्या हुआ है, और आगे हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। तो इसी वजह से सेकंड सेशन इनका हुआ था। सेकंड जो सेशन हुआ था वो था 1886 में, एक साल बाद। ये हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। तो कलकत्ता में ये सेकंड सेशन हुआ था, और इस टाइम पे इनके जो प्रेसिडेंट थे वो थे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी इनके सेकंड सेशन के प्रेसिडेंट बने, और ये सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट नहीं बने, ये टोटल 3 बार प्रेसिडेंट बने हैं। तो पहली बार तो ये बने थे 1886 में, यहाँ पे जो डिस्कस किया वो। दूसरी बार ये बने थे 1893 में, और लास्ट टाइम तीसरी बार ये बने थे 1906 में। तो ये तीनों बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। और क्योंकि ये इतने लंबे समय तक इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़े हुए थे, इसीलिए इनको बोला जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना, व्हाई ही वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? बिकॉज दादा भाई नौरोजी वाज एसोसिएटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दैट्स व्हाई। और इसके बाद देखते हैं डिमांड फॉर स्वराज। तो स्वराज के लिए जो डिमांड थी वो क्या थी? स्वराज का मतलब होता है कि सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, मतलब हमारे ऊपर सिर्फ हमारा ही राज हो, उसको बोलते हैं स्वराज। तो सबसे पहले इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मॉडरेट्स कौन थे, क्योंकि उस टाइम पे 1906 के बाद, ठीक है, 1906 के बाद कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, क्योंकि इसमें कुछ लीडर्स मानते थे कि हमें इंडिया में बहुत ही रेडिकल स्ट्रगल करनी चाहिए, अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाना चाहिए, शांति से रिक्वेस्ट करके कुछ नहीं होगा। तो कुछ उसमें से ये लोग थे जो लोग थे, मॉडरेट लोग काफ़ी शांति से अपना काम करना चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि हम लोग जो भी कोई काम करें उसके वजह से ये ब्रिटिश लोग नाराज नहीं होने चाहिए। उनको रिक्वेस्ट कर करके
हम अपना काम करेंगे। ठीक है, तो ये लोग चाहते थे कि हम लोग रिक्वेस्ट करें ब्रिटिशर्स को और अपना काम करें, तो इसीलिए ये लोग हमेशा कहते प्लीज। ओके, तो ये मॉडरेट्स से याद रखना। मॉडरेट्स कौन कहने वाले? मॉडरेट्स वो लोग जो ब्रिटिशर्स को कहने वाले कि प्लीज ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो इसमें इनके मेन लीडर्स थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये उस टाइम के मॉडरेट्स के मेन लीडर्स थे। तो ज्यादातर जो मॉडरेट्स थे इनका ब्रिटिशर्स में बहुत विश्वास था। दे हैड फेथ इन ब्रिटिश। मतलब इनको लगता था कि ब्रिटिश इनके रिक्वेस्ट करने पे मान जाएंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे, इनको अच्छे से सरकार में आने का चांस देंगे। इनको लगता था कि हम लोग जो पेटिशन फाइल करेंगे, जैसे किसी भी लॉ के लिए ऑब्जेक्शन के लिए कुछ भी होता है ना, तो उसमें पेटिशन फाइल की जाती है। एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि हाँ, सरकार की इस पॉलिसी के में हमें ये रिकमेंडेशन करनी है, या फिर इस पॉलिसी से हम नाराज हैं, कुछ भी है, तो ये ऑफिशियली इस तरह से पेटिशन देनी पड़ती है। तो जो पेटिशन फाइल करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जितना भी ग्रीवेंस रिड्रेसल है, ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है वो हमारा हो पाएगा। मतलब हमारी शिकायतें सुनी जाएंगी और धीमे धीमे हमें ग्रेजुअल रिफॉर्म्स चाहिए। हमें कंट्री के अंदर ग्रेजुअल रिफॉर्म्स चाहिए, ना कि एक साथ हमें सब कुछ चाहिए। धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा करके मिलना चाहिए। और हम ब्रिटिशर्स के साथ कैसे रहेंगे, फ्रेंडली हमारा एसोसिएशन हो, ये लोग नाराज ना हो। और चाहते थे कि ये ब्रिटिशर्स लोग ही इंडिया के लोगों को ट्रेन करें, ट्रेनिंग दें, और ट्रेनिंग दे के हमें इस तरह की ट्रेनिंग दे ताकि हम अपने आप को रूल कर सकें। किस तरह से लॉ के हिसाब से हमें कैसे अपने आप को रूल करना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग दें, सेल्फ गवर्नमेंट जैसा। तो सेल्फ गवर्नमेंट वाली अगर बात है तो सेल्फ गवर्नमेंट इनको मिलने से तो रहा, क्योंकि इतने प्यार से अगर रिक्वेस्ट करेंगे कुछ भी, तो ये ब्रिटिशर्स तो इतने आसानी से मानने वाले थे नहीं। और ब्रिटिशर्स ने इनकी बात को माना नहीं। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि तुम लोग चाहे कुछ भी करो, हम तो तुम्हारी बात मानने वाले हैं नहीं। तो सारी पेटिशंस को इन लोगों ने इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? इग्नोर किया। इनको इग्नोर किया कि जो भी कोई कमजोर होता है ना, कमजोर होता है तो जो ताकतवर होता है ना, माइटी, ताकतवर, ठीक है, तो वो कमजोर की रिक्वेस्ट को माने ना माने उसकी मर्जी, और अगर इग्नोर भी कर देगा तो ये क्या उखाड़ लेंगे, राइट? वैसा अब इंडिया में से कुछ लीडर्स थे जो ये समझते थे कि नहीं, रिक्वेस्ट करके कोई काम नहीं बनने वाला, पेटिशन फाइल करके कुछ नहीं होने वाला, और इनको रिक्वेस्ट कर करके हम जो रिफॉर्म लाएंगे धीमे धीमे, वो भी हो नहीं सकता इतने जल्दी। हमें चाहिए कि एक सॉलिड कोई एक्शन हम लें, कुछ सॉलिड एक्शन ले, ताकि ये लोग यहां से निकले। तो इसी तरह की सोच रखने वाले थे एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन लोग मेन थे? एक्सट्रीमिस्ट में थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय। ये मेन लीडर्स थे, ये दो मेन लीडर्स थे उस टाइम पे, जो जिनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज थे इनके। इन्हें लगता था कि इनको रिक्वेस्ट, ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट करके हम लोग आज़ादी हमें नहीं मिल सकती, हमें इनको यहां से भगाना पड़ेगा, हमें इनका बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करना पड़ेगा। तो यही जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे उस टाइम के सबसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ये बन गए थे। और इंडिया में भी जो पब्लिक थी वो ज़्यादातर पब्लिक इन लोगों को ही जानती थी, क्योंकि ये उस टाइम पे इंडिया के मेन पॉलिटिकल लीडर्स बने थे। ठीक है, तो उस टाइम के जो लीडर्स बने तो पब्लिक ने ज़्यादातर इन लोग को सपोर्ट किया था। जैसे ये लोग, क्योंकि इन लोगों ने बोला कि नहीं, हमें आज़ादी चाहिए, हमें अंग्रेजों से रिक्वेस्ट कुछ करनी नहीं है, बस हमें आज़ादी चाहिए और हमें और कुछ सुनना नहीं है। ठीक है, तो ये उस टाइम के बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे जिनको पब्लिक सपोर्ट करती थी, जिनका पब्लिक कहना मानती थी, जबकि मॉडरेट्स का उतना वो लोग फेमस नहीं थे। तो बाल गंगाधर तिलक, फिर लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, फिर अरबिंदो घोष, तो ये सब रेडिकल्स थे। और ये लोग चाहते थे कि हमें रिक्वेस्ट कुछ नहीं, बस हमें स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब हमें सेल्फ रूल चाहिए, बस आप लोग का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए बस। और तिलक ने बोला था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट,
एंड आई शैल हैव इट, एंड आई शैल हैव इट। मतलब ये कि जो स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। और इन लीडर्स को बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट, और एक्सट्रीमिस्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इन लोगों ने जो भी रास्ता अपनाया, जो भी इन्होंने अपना कदम उठाया वो बहुत स्ट्रांग था। दे एडॉप्टेड स्ट्रॉन्गर मेजर्स, दे एडॉप्टेड स्ट्रॉन्गर मेजर्स टू अचीव फ्रीडम, टू अचीव फ्रीडम, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट। अब इसके आगे देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो पार्टीशन का बंगाल आखिर कराया किसने, कौन ऐसा था जो इंडियंस को अलग करना चाहता था? ऐसा कुछ तो था बंगाल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टिंग में किसी को मिली हो वो ये स्टेट था बंगाल, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा सबसे पहले जमाया था। तो इसी को डेवलप भी उन्होंने किया था। तो लॉर्ड कर्जन नाम का एक बंदा था, ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। और 1898 में जब ये गवर्नर जनरल बने तो इनको पता था कि हाँ हमें अगर इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल आगे तक ले जाना है तो हमें नेशनलिज्म को दबाना पड़ेगा। ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग धीमे धीमे इन लोग में उभर के आ रही है ना, ये नेशनलिज्म की फीलिंग को हमें दबाना पड़ेगा। और इन्होंने अपने तरफ से बेस्ट किया, इन्होंने अपने तरफ से हर कदम वो उठाया जिससे वो लोग एक्सट्रीमिस्ट को दबा सके, एक्सट्रीमिस्ट लोगों की नेशनलिज्म को दबा सके। इसीलिए इन्होंने अनाउंस किया कि 1905 में हम लोग बंगाल को 2 हिस्सों में बांट देंगे। इन्होंने कहा कि हम लोग बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं 1905 में। क्यों ऐसा, क्यों? तो इन्होंने रीजन दिया कि ये बंगाल इतना बड़ा हो गया है ना कि इसको हमें एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो ही गेव द रीजन दैट बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस, या फिर टू गेट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस वी हैव टू डिवाइड बंगाल बिकॉज इट इज टू लार्ज टू बी हैंडल्ड। बट असली रीजन तो कुछ अलग ही था। रियल जो रीजन था, रियल रीजन तो कुछ अलग था। रियल रीजन ये था कि इनको डिवाइड करना था ईस्ट बंगाल को डिवाइड करना था रेस्ट ऑफ द बंगाल के साथ, ठीक है। बाकी सारा जो बंगाल है, बाकी सारा बंगाल है वो और ईस्ट बंगाल, इनको डिवाइड करना था। क्यों? क्योंकि ईस्ट बंगाल के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा थी, ठीक है। और वेस्ट, और ये जो बाकी सारा जो बंगाल था मतलब वेस्ट बंगाल और बाकी सारा हिस्सा, उसमें मुस्लिम लोग उतने कम थे। तो इससे होगा क्या, इससे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन हो जाएगा, राइट। तो हिंदूज और मुस्लिम्स इनके बीच में डिवीजन हो जाएगा ना। तो जब इनके बीच में डिवीजन हो जाएगा तो ये लोग जो बहुत एकता करते हैं, बहुत ही नेशनलिज्म की फीलिंग दिखाते हैं, वो चली जाएगी। लेकिन इस बात का अंदाजा इंडियंस को हो गया, इस बात का अंदाजा इंडियंस को हो गया। इंडियन समझ गए कि ये लोग हमें अलग करके हमें ये जो हमारी जो लड़ाई है देश के लिए उसको रोकना चाहते हैं। तो उसका उल्टा ही हुआ। क्या हुआ? इन लोगों ने सोचा था कि इनको हम अलग कर देंगे, ठीक है। ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि हिंदूज और मुस्लिम्स को तो हम अलग कर देंगे, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। पार्टीशन के बाद हुआ क्या, हिंदूज और मुस्लिम्स ने अपनी एकता को दिखाने के लिए कई सारे ऐसे काम किए। मतलब हिंदूज ने मुस्लिम्स को राखी बांधी और कई लोग जाके गंगा में डुबकी लगाए। उन्होंने कहा कि ये वाला दिन सबसे खराब दिन है हमारे लिए। और जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे और बंगाल के जो लीडर्स थे, उन्होंने इस पार्टीशन वाले मूवमेंट को बहुत ही अपोज किया था। पार्टीशन वाला जो ये जो लॉ था उसको अपोज किया था। और उस टाइम पे फिर बंगाल के अंदर एक मास रिवॉल्ट हुआ। मास रिवॉल्ट का मतलब मास मूवमेंट हुआ था जिसमें पब्लिक ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जिस दिन पार्टीशन हुआ था ना, उस दिन हजारों लाखों पब्लिक सड़क पे आ गई थी और इन्होंने एक साथ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का प्रॉमिस किया था। और ज़्यादातर क्या किया था इन्होंने कि हिंदूज और मुस्लिम्स ने अपनी एकता दिखाई थी। उस टाइम पे दिखाया था कि जिस तरह से आप लोगों ने हमें बांटने का ट्राई किया ना, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, हम लोग तो एक हैं, भाई भाई हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या जब
ये जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल का पार्टीशन किया तो दो तरह के मूवमेंट हुए थे, बॉयकॉट मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट। तो जितने भी लीडर्स थे जो इस एंटी पार्टीशन का विरोध कर रहे थे, मतलब जो एंटी पार्टीशन के जो लीडर्स थे, वो लोग चाहते थे कि इंडिया के लोग सिर्फ इंडिया में बनाया गया सामान, मतलब इंडियंस के द्वारा इंडिया में बनाया गया सामान उसी को यूज करें, और ब्रिटिश के द्वारा जो भी सामान इंडिया में आता है, जो भी वहां से आता है यहाँ पे, उसको हम लोग यूज ना करें, उसको बॉयकॉट करें, ताकि इससे पता चले कि हम लोग कितना नाराज हैं, हम लोग कितना गुस्से हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो बॉयकॉट मूवमेंट था वो आखिर है क्या, ठीक है, वो था क्या। तो उस टाइम पे पब्लिक को पता था कि उनको क्या करना है। तो पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक, काफ़ी सारी पब्लिक क्रॉस रोड्स पे, जहाँ पे चौराहे होते वहाँ पे इकट्ठा होने लगी, और जितने भी बाहर के जितने भी सामान थे, कपड़े थे, उनको जलाना स्टार्ट किया। और जो भी लोग अगर फॉरेन के बने हुए कपड़े अगर लेने जाते, मतलब बाहर के जो भी कोई शॉप है अगर जो ब्रिटिश का बनाया हुआ सामान बेचती है, तो उसको पिकेट किया। पिकेट करने का मतलब क्या होता है कि वो लोग शॉप्स के बाहर खड़े हो जाते, ठीक है। यहाँ पे मान लो ब्रिटिश की कोई शॉप है जो, या फिर वो ऐसी शॉप है जहाँ पे सामान बाहर से आता है, ठीक है। तो इसके बाहर की तरफ ये लोग जाके यहाँ पे खड़े हो जाते, और अगर कोई भी आता तो उसको रिक्वेस्ट करते, उसको बोलते कि प्लीज़ आप ये सामान मत खरीदो, क्योंकि ये सामान की वजह से ही हम लोग पीछे रह जा रहे हैं और काफ़ी इसका फ़ायदा ब्रिटिश को हो रहा है, और यही ब्रिटिश लोग इसी सामान से, इसी पैसे से फिर हमें हमारे पे राज कर रहे हैं। तो ये सब बात समझाने के लिए यहाँ पे बाहर ऐसे खड़े हो जाते, इसी को बोलते हैं पिकेटेड शॉप्स। और ये जितनी भी ये जो एक्शन है, इन्हीं एक्शंस को हम लोग बोलते हैं बॉयकॉट करना, मतलब उसको ना बोलना, मतलब बॉयकॉट करना मतलब उसका सपोर्ट जरा भी ना करना। किसका सपोर्ट ना करना? फॉरेन मेड गुड्स, ठीक है, ये सब, और शॉप्स को पिकेट करना, तो उसको बोलते हैं बॉयकॉट वाला मूवमेंट। अब जरा समझ लेते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो क्या है। तो स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, स्वदेशी का मतलब होता है ऑफ वंस ओन कंट्री, ठीक है, ओन्स कंट्री या फिर नेशन। जो भी आप अपने खुद के देश का ही पहनते हो, जो भी कुछ है अपने खुद का, अगर आपके देश का ही है तो उसको बोलेंगे स्वदेशी। तो इन लोगों ने ये स्टार्ट किया कि अब अगर हम लोग कुछ भी कपड़े पहनेंगे, एटलीस्ट जो भी वो कपड़ा होगा, वो कपड़ा हमारे देश में ही बना हुआ होना चाहिए, वो कपड़ा हमारे देश में ही बना हुआ होना चाहिए, प्लस उसको इंडियन ने ही बनाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन बिजनेसमैन और इंडियन शॉपकीपर, ओके। तो इस तरह का जब इन्होंने रिजोल्यूशन लिया, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। अब ये दो तरह का एक अटैक था ब्रिटिश के ऊपर। कैसा अटैक था? दो तरह का अटैक था, जिसमें बात की गई थी कि एक तरफ तो हम लोग इनको बॉयकॉट करेंगे और दूसरा स्वदेशी मूवमेंट भी रखेंगे, मतलब इनका सामान भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। दो तरह का अटैक जैसे होता है ना कि टू प्रोंग्ड अटैक आप इसको बोलो, या फिर एक तीर से दो शिकार। एक तो ये कि हम लोग जब बॉयकॉट करेंगे तो हम लोग इनका सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है, इनका सामान नहीं खरीदेंगे तो इनके पास पैसा नहीं आएगा। अब इनके पास जब पैसा नहीं आएगा तो वो पैसे से ये लोग यहाँ पे ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे, जो भी पैसा बचेगा वो, ठीक है। और दूसरा स्वदेशी ये कि जब हम अपने पैसे से इंडियंस का ही सामान खरीदेंगे और अपने इंडियन भाई बहन का ही हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी शॉप्स को, तो इंडियन का पैसा इंडियन के पास में ही रहेगा। तो इस तरह से ये ब्रिटिश लोगों की कमर टूट जाएगी। तो बच्चों, इस तरह से कांग्रेस ने ये दोनों मूवमेंट को सपोर्ट किया, स्वदेशी मूवमेंट को भी और बॉयकॉट मूवमेंट को भी। बॉयकॉट मूवमेंट से क्या हुआ? बॉयकॉट मूवमेंट से जो ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज है उन पे असर पड़ेगा, और स्वदेशी मूवमेंट से जो भी इंडिया की इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी प्रॉस्पर करेंगी, इंडिया की इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, यहाँ के इंडिया के बिजनेसमैन को फायदा होगा। और ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए काफ़ी सारे लोगों को जेल में डाल दिया, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने जेल में डाला। अब जेल में डालने के लिए ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को रोका जाए, लेकिन जो भी स्टूडेंट है, जो भी लीडर है, अगर कोई भी स्टूडेंट है
और जो भी कोई कांग्रेस का लीडर है या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, इन लोग को भी सबको जेल में डाल दिया। इससे इंडियंस को एक बात तो पता चल गई कि यार ये लोग हमें इतना सा अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें जेल में डाल रहे हैं, चलो इनके सारी चीज़ों को बॉयकॉट करते हैं, सब चीज़ों को बॉयकॉट, जो भी कुछ है भले कपड़ा या फिर कुछ भी हो उस सबको बॉयकॉट करते हैं। तो जो मूवमेंट एक तरीके से पार्टीशन के खिलाफ हुआ था ना तो स्टार्टिंग में ये मूवमेंट क्यों हुआ था, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हो गया था। तो बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीमे धीमे यही मूवमेंट पूरे इंडिया में फैल गया और फिर ये मूवमेंट की वजह से हमें फ्रीडम चाहने की एक इच्छा उत्पन्न हुई, मतलब हमें चाहिए था सिर्फ फ्रीडम। तो स्टार्टिंग में तो हमने बंगाल का अपोज किया था, बंगाल के पार्टीशन का अपोज किया, लेकिन बाद में धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते ये पूरे इंडिया में फैलने लगा और यहां से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल असली में स्टार्ट होती है। तो बच्चों अब देखते हैं डिमांड फॉर स्वराज। तो स्वराज के लिए जो डिमांड थी वो कहां से स्टार्ट हुई थी। 1906 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट बने उसके दादा भाई नौरोजी। अब ऐसे टाइम पे कांग्रेस ने दोनों मूवमेंट को सपोर्ट किया था, स्वदेशी मूवमेंट को भी और बॉयकॉट मूवमेंट, दोनों मूवमेंट को सपोर्ट किया। प्लस इनका एम ये भी था कि हम इंडियंस को स्कूल्स ओपन करनी चाहिए इंडियन के लिए, ठीक है। तो इंडियंस के लिए हमें स्कूल्स तो ओपन करनी ही चाहिए जहां पे हमारे लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इंडियंस लोग ब्रिटिश की स्कूल्स को बॉयकॉट करते हैं तो वो लोग पढ़ने कहाँ पे जाएंगे, उनको पढ़ने के लिए इंडियन स्कूल्स तो चाहिए कम से कम ये। तो ऐसे टाइम पे कांग्रेस का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमें चाहिए स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। तो इसी सेशन में 1906 वाले सेशन में कांग्रेस ने साफ बता दिया कि हमें अब स्वराज चाहिए, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कदम माना जाता है, इट इज अ मेजर स्टेप। क्यों? क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस शांति से बैठी थी, अभी तक कांग्रेस हर एक चीज रिक्वेस्ट करके प्लीज करके ऐसे मांग रही थी, बहुत छोटे छोटे उन लोग की डिमांड होती थी और वो लोग चाहते थे कि अगर हमें गवर्नमेंट मिले भी, अगर हमें राज करने का चांस भी मिले हमें धीमे धीमे, तो वो हमें सब ब्रिटिश लोगों की छत्र छाया में मिले। तो ये एक मेजर स्टेप था स्वराज का, सेल्फ गवर्नमेंट का, जो कांग्रेस ने बता दिया कि अब हमें सिर्फ स्वराज चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है यहाँ पे द स्प्लिट इन कांग्रेस में क्यों स्प्लिट हो गया, क्यों कांग्रेस दो टुकड़ों में बढ़ गया। तो 1907 में ऐसा क्या हुआ था वो देखेंगे, ठीक है। तो काफी सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनके ओपिनियंस में काफी डिफरेंस आ गया था, किसी को कुछ अलग लगता था, किसी को लगता था कि हमें शांति से ही अभी काम करना चाहिए, अभी देश उतना तैयार नहीं है। किसी लोगों को लगता था कि हमें शांति से नहीं, अब हमें पूरी तरह से एकदम पूरी पावर लगा देनी है और यहां से अंग्रेजों को भगा देना चाहिए, ऐसा। तो ये जो इस तरह का मतभेद था उससे कांग्रेस दो तरह में डिवाइड हो गया, दो ग्रुप में। एक ग्रुप कहलाया मॉडरेट्स और एक ग्रुप कहलाया रेडिकल्स। सो मॉडरेट्स का मानना था कि स्वराज का मतलब हमारे लिए ये है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस लोग और भी ज्यादा होने चाहिए और इंडियन का जो रोल है वो बढ़ जाना चाहिए। तो इन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट को तो अपना लिया कि हाँ ठीक है, हमें इंडियंस सामान ही यूज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने बॉयकॉट करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि जो बॉयकॉट मूवमेंट है आपका वो ठीक नहीं है, क्योंकि बॉयकॉट मूवमेंट में आप लोग ब्रिटिश के सामान जला रहे हो, उनके कपड़े जला रहे हो और जहां पे कोई खरीदने जा रहा है उसको भी रोक रहे हो। तो इससे होगा क्या, इससे ब्रिटिश लोगों के साथ में जो हमारा रिश्ता है वो बहुत ही कड़वा हो जाएगा, नाराज हो जाएंगे बहुत ब्रिटिश हमसे, तो हम लोग ये नहीं करेंगे। और जो मॉडरेट्स थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ नहीं थे, वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में रहे ताकि इंडियंस को वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न डेमोक्रेसी ये सब इनको जानने को मिले। तो ये लोग वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ नहीं थे। दूसरा हम देखते हैं कि रेडिकल्स, ठीक है। तो रेडिकल्स लोगों के लिए स्वराज का मतलब था टोटल फ्रीडम। स्वराज का मतलब था इन लोग के लिए कि हमें पूरी आजादी चाहिए, थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए हमें। और ये लोग ये भी मानते थे कि हमारे इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, इंडिया के लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए है ही नहीं, ठीक है। और ये सब ब्रिटिश की है, इसलिए हमें ये सब नहीं मानना चाहिए। और इसके बाद हुआ क्या, तो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस का जो कंप्लीट कंट्रोल था वो इन लोग के हाथ में रह गया, मॉडरेट्स के हाथ में। रेडिकल्स अपने आप अलग हो गए
और अब मॉडरेट्स ने अलग होने के बाद जो कांग्रेस का नया ऑब्जेक्टिव बताया, वो ये बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन फॉर इंडिया अंडर ब्रिटिश एम्पायर। तो हमें जिस तरह का इंडिया चाहिए वो ऐसा इंडिया हो जिसको गवर्न करने वाले इंडियंस हो, लेकिन किसके गाइडेंस में, किसके देखरेख में, वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही रहे, ऐसा। तो इसीलिए सूरत में 1907 में कांग्रेस अलग हो गई। उसमें दो भागों में बढ़ गई, एक था मॉडरेट्स और एक रेडिकल्स। ये हुआ था सूरत में, इसलिए इसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट ऑफ 1907, जिसमें कांग्रेस जो थी अब वो सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट्स वालों थी और रेडिकल्स उसमें से अलग हो गए थे। सो जब इंडिया में एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था बंगाल के अंदर, तब रेवोल्यूशनरीज का जन्म हुआ। समझ लो, रेवोल्यूशनरीज तब जाके इन्होंने अपना वैसा रास्ता अपनाया, नॉन वायलेंस वाला नहीं, वायलेंस वाला रास्ता। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट जब चल रहा था बंगाल के अंदर, तो उस टाइम पे जो लॉर्ड कर्जन थे वो गवर्नर जनरल थे। तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज होती थी वो ये होती थी कि ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि पब्लिक की आवाज को दबा देना। तो उसी वजह से हजारों स्टूडेंट्स, वर्कर्स, ऑर्डिनरी पीपल, इन सब ने जब भी जरा भी आवाज उठाई, जरा भी प्रोसेशन निकाला, डेमोन्स्ट्रेशन किया, तो इन सबको जेल में डाल दिया। यहां तक कि जो प्रेस की फ्रीडम थी, मतलब जो न्यूज़पेपर्स, इन सब की जो फ्रीडम थी, उसको भी खत्म कर दिया था। और 1908 में 9 नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे बंगाल के, उनको कंट्री से बाहर निकाल दिया था। डिपोर्ट कर देना मतलब क्या, कंट्री से बाहर निकाल देना। तो इस तरह से क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने सारे के सारे जो रास्ते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने का और पॉलिटिकल एक्शंस के जो शांति से किए जाने वाले जितने भी तरीके हैं उनको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो इसके वजह से नेचुरली लोग बहुत ही गुस्सा हुए और फ्रस्ट्रेट भी हुए। और जब कोई गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, तो उसके पास जो रास्ता बचता है वो रास्ता होता है वायलेंस वाला। ठीक है, तो ये लोग अब तुरंत के तुरंत फिर ये लोग धीमे धीमे क्या हुआ कि ये लोगों ने वायलेंट रास्ता अपनाना स्टार्ट कर दिया। प्रोटेस्ट करने के लिए वायलेंट वाला रास्ता अपनाया और वायलेंस में काफ़ी लोगों को मारा और काफ़ी लोगों के खिलाफ लड़ाई की। तो इन्हीं लोगों को बोला जाता है रेवोल्यूशनरीज। ये वो लोग थे जिन लोगों ने वायलेंस, हिंसा का रास्ता अपनाया था देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ये लोग मानते थे कि हमें ब्रिटिश को अगर यहाँ से भगाना है तो हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाके हमें फ्रीडम मिलेगी। और इसी वजह से इन्होंने काफ़ी सारे ब्रिटिश लोगों को मारा था, मतलब काफ़ी सारे इनफेमस ब्रिटिश ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, या फिर पॉलिटिशियन तो नहीं कहेंगे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, गवर्नर जनरल, जज, पुलिस ऑफिसर्स, ऐसे लोगों को बहुत ही मारा था। और जब इनको, अब अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो इनको डेथ तो फेस करनी पड़ेगी। तो जब भी ये लोग पकड़े जाते तो इनको फांसी की सज़ा होती या उम्र कैद हो जाती, ऐसा ही इनके साथ होता। तो बंगाल के अंदर ऐसा क्या हुआ, देखो बंगाल के अंदर 2 फेमस पर्सनैलिटीज थी उस टाइम पे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन लोगों ने अपनी रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज के चलते एक कैरेज था, ठीक है, एक कैरेज जैसे कि घोड़ा गाड़ी या फिर जो भी हो, तो वो कैरेज था, उसमें उनको लगा कि एक जज है, ब्रिटिश जज एक है जो बहुत ही इनफेमस था। सो उसके ऊपर उन्होंने बॉम्ब डाल दिया। उनको लगा कि उस कैरेज के अंदर एक ब्रिटिश जज बैठा है, लेकिन असली में वो ब्रिटिश जज नहीं था, उसमें एक महिला थी, किसी की वाइफ। तो इसी वजह से ये लोग को बहुत ही दुख हुआ कि हम लोगों ने किसी गलत इंसान को मार दिया। इसमें से एक ने अपने आप को फांसी लगा ली और एक पकड़े गए तो उनको फांसी हो गई। तो ऐसे ही मद्रास में थे V.O. चिदम्बरम पिल्लई और वांची अय्यर। इन लोगों ने भी रेवोल्यूशनरीज के जैसा ही इसमें काम किया था। तो महाराष्ट्र में उस टाइम पे थे V.D. सावरकर और भिखाजी कामा। इन लोगों ने भी अपना ऐसे रोल किया था। और एक वॉइसरॉय थे लॉर्ड हेडिंगे, इनके ऊपर भी बॉम्ब अटैक हुआ था और इनको काफ़ी इंजरी हुई थी। तो धीमे धीमे ब्रिटिशर्स को ये एहसास हो गया कि ये जो रेवोल्यूशनरीज ऐसा कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रेडिकल लीडर्स जो हैं वो कुछ न कुछ पेपर में लिखते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसा भाषण देते रहते हैं भड़काऊ, जिसके वजह से ये रेवोल्यूशनरीज ऐसा करते रहते हैं। तो इसी वजह से 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया। इनको
बर्मा के अंदर जो मेंडले जगह है वहां पे इनको रिगरस इम्प्रिजमेंट 6 साल का ये सजा मिल गई। और 1907 में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, इन दोनों जन को इंडिया से बाहर भेज दिया गया। दे वर डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो जब इंडिया इस तरह से काफी डिस्टर्ब था तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि जो भी कुछ हुआ है वो लॉर्ड कर्जन की वजह से हुआ है, तो इन्होंने लॉर्ड कर्जन को वापस इंग्लैंड बुला लिया और तब इंडिया का नया वायसरॉय बनाया लॉर्ड मिंटो को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जॉन मॉर्ले को। इन दोनों ने मिलके सोचा कि हमें कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा ताकि हम इंडिया का गुडविल फिर से हासिल कर सके, मतलब हम इंडियंस की नजर में फिर से अच्छे बन सके। तो इन्होंने एक प्लान बनाया अपना और उसके अंदर काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बनाए और उसी को बोला गया इंडिया काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, या फिर उसका दूसरा फेमस नाम पड़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब देखते हैं कि ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, ठीक है, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में था आखिर क्या। तो इसमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे अब वो बढ़ जाएंगे और इंडियंस लोगों को अब ये चांस मिलेगा कि वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स बन सके। एक और सबसे डेंजरस चीज इसमें ये थी कि इन लोगों ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स अनाउंस कर दिए थे। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ सीट्स रिजर्व होंगी जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होंगी और वहां पे मुस्लिम्स उसी पे खड़े हो सकते हैं, या तो फिर उसके लिए वहां पे सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, या तो उस सीट पे मुस्लिम ही सिर्फ खड़े हो सकते हैं। ये जो था यही वो बीज था, ये एक तरीके से सीड था, ये वो बीज था जिसके वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स में डिवीजन पैदा हो गया, उनमें बंटवारा हो गया। और ये जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी उसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मतलब इंडिया में हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग करो और राज करो, ऐसा। अब इस रिफॉर्म का जो असर हुआ क्या आखिर, इस रिफॉर्म से इंडिया में हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग कर दिया तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो कमजोर पड़ गया था, क्योंकि अब लोगों को बांट दिया गया था कास्ट में, रिलीजन में, रीजन में। तो लोग कास्ट, रिलीजन और रीजन के नाम पे ही एक दूसरे से लड़ते और एक तो हो नहीं पाएंगे। अगर एक हो जाएंगे तो ये ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकेंगे, लेकिन ये नेशनलिस्ट मूवमेंट कमजोर पड़ गया था उस टाइम पे। और इन रिफॉर्म्स में कहीं पे भी कोई भी ऐसी साइन नहीं थी कि ब्रिटिश लोग हमको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देना चाहते हैं जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे बेस्ड हो। और अंत में ब्रिटिश लोगों का रूल चलता रहा। तो अब हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग जो है, ये मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो कई सारे मुस्लिम लीडर्स थे, उनमें से एक लीडर आगा खान, इनको शिमला बुलाया गया उस टाइम के वायसरॉय द्वारा। तो वहां पे ब्रिटिशर्स ने बोला इनको कि देखो कांग्रेस के अंदर तो सबके सब हिंदूज ही हैं, कांग्रेस हिंदुओं से भरी पड़ी है और आपके जो मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं वो बहुत कम है कांग्रेस में। तो आप लोग अपने बारे में सोचो, ठीक है, अपने बारे में फैसला करो, अपने बारे में सोचो आप लोग, नहीं तो आप लोग का क्या होगा। तो कुछ मुस्लिम लीडर्स ने सोचा हाँ यार सही बात कह रहे हैं, अगर ये लोग चले गए तो हम लोग का क्या होगा, क्योंकि ये कांग्रेस जिसके अंदर हिंदू ही है तो वो लोग तो हमें माइनॉरिटी की तरह दबा के रखेंगे और हमें कभी भी सरकार में आने देंगे नहीं। इसीलिए इन लोगों ने इस डर के चलते एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा मुस्लिम लीग। ठीक है, तो क्या सारे मुस्लिम लीडर्स इस तरह से डरे हुए थे कि कांग्रेस पे उनको विश्वास नहीं था? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कई सारे जो मुस्लिम लीडर्स थे वो कांग्रेस के अंदर शामिल थे, उनको पता था कि हाँ देश का भला तो हमारा भला, हमारा भला मतलब देश का भला, ऐसा। तो ऐसे मुस्लिम के लीडर्स जो लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे उस टाइम पे, उनमें से थे अबुल कलाम आजाद, ठीक है, और हकीम अजमल खान। ये लोग रिलीजन को छोड़ के, ये लोग रिलीजन से ऊपर उठ के देश के बारे में सोचते थे कि हमारा जो देश है वो एक है और इसमें रहने वाले हम हिंदूज मुस्लिम्स भी एक हैं। किसी एक का भला दूसरे का नुकसान, ऐसा कुछ नहीं। हमारे देश का भला होगा तो सबका भला होगा,
ठीक है, और हमारा जो भला है वो देश के हित में ही है। तो हम लोग अलग से मिल के ये मुस्लिम लीग में शामिल नहीं होंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से एक नई पार्टी मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। अब पढ़ते हैं द कोरोनेशन दरबार 1911। सो 1911 में दिल्ली में कोरोनेशन दरबार हुआ था। मतलब क्या कि यहाँ पे यूके के मतलब ब्रिटेन के जो नए राजा बने थे वो थे किंग जॉर्ज फाय। तो इनके लिए यहाँ पे ये दरबार बनाया गया था और वो दरबार के अंदर इनको बुलाया गया, इन्होंने अटेंड किया अपनी रानी के साथ। तो यहाँ पे 2 मेजर अनाउंसमेंट हुई थी। इसमें एक अनाउंसमेंट ये थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि जो बंगाल का हमने पार्टीशन किया था ना, जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन करके भाग गया, ठीक है, तो ये बंगाल को हम फिर से एक कर देंगे, मतलब वी विल रीयूनाइट बंगाल। और दूसरा इन्होंने अनाउंसमेंट ये किया कि जो इंडिया का कैपिटल होगा, अब वो कैपिटल कलकत्ता नहीं होगा, इंडिया का कैपिटल होगा हमारा दिल्ली। ठीक है, तो होम रूल लीग्स के बारे में क्या पढ़ते हैं, देखते चलो। देखो, कुछ इंडियन लीडर्स को ऐसा फील हुआ कि हमें सेल्फ रूल तो मिल नहीं सकता। देखो, हमें तब तक सेल्फ रूल नहीं मिल सकता जब तक कि पब्लिक का प्रेशर इन ब्रिटिश के ऊपर ना पड़े। सो वी कैन नॉट हैव सेल्फ रूल अनलेस देयर इज पब्लिक प्रेशर। इसी वजह से 1915 और 1916 में 2 होम रूल लीग बनी थी। देयर वर 2 होम रूल लीग्स व्हिच वर क्रिएटेड, one by एनी बेसेंट इन मद्रास एंड द अदर बाय लोकमान्य तिलक। दूसरा था लोकमान्य तिलक के द्वारा जो पूना में बनाई गई थी। तो ये दोनों होम रूल लीग्स ने क्या काम किया, इन लोगों ने इंटेंस प्रोपेगेंडा फैलाया पूरे देश में, काफी बढ़ चढ़ के बहुत जोर शोर से प्रचार किया पूरे देश के अंदर सेल्फ रूल का, या फिर उसको बोलेंगे होम रूल। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन दोनों लीग्स ने मिलकर बहुत ही जोर शोर से इस देश के अंदर प्रचार किया था, प्रोपेगेंडा फैलाया था। ठीक है, अपने स्पीच के जरिए, अपने पैम्पलेट के जरिए, डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, मतलब हमें होम रूल चाहिए। और ये सब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और इसी टाइम पे मतलब हो रहा था ये सब, और ये सब हुआ कांग्रेस के गाइडेंस के अंदर। तो इतना सारा देख के मुस्लिम लीग को भी लगा कि चलो हमें भी इसके अंदर जुड़ जाना चाहिए। तो जब मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ में जुड़ी तो उनके बीच में पैक्ट साइन हुआ, उसको बोलते हैं कांग्रेस लीग पैक्ट। जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ उसको बोलते हैं कांग्रेस लीग पैक्ट। और इन लोगों को, मुस्लिम लीग को कांग्रेस के साथ मिलाने में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा हाथ था। इस पैक्ट को पॉपुलरली हम बोलते हैं द लखनऊ पैक्ट ऑफ दिसंबर 1916। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कैसे बना। सो जुलाई 1918 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे। इनका नाम कैसे पड़ा था, उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे एडविन मॉन्टेग्यू और वॉइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसीलिए उसका नाम पड़ा मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब इन रिफॉर्म्स का मेन एम क्या था, इनका मेन मकसद था टू ग्रेजुअली डेवलप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। सो इंडिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जानी चाहिए, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा हो। और इन्हीं रिफॉर्म्स के चलते ब्रिटिश ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया। ऑलराइट, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर आखिर था क्या, तो उसमें ऐसा बताया गया था कि जो प्रोविंशियल काउंसिल्स है अब वो ज्यादा बड़ी हो जाएंगी और उसमें ज्यादातर जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। लेकिन कांग्रेस को ये बात मंजूर नहीं थी, कांग्रेस को तो चाहिए था स्वराज। तो कांग्रेस काफी डिसअपॉइंट हुई थी इससे। तो कांग्रेस ने बोला कि ठीक है, आप हमें अभी स्वराज नहीं दे रहे हो, लेकिन अब जो हम लोग हैं इंडियंस, हमें ये हक दे दो जैसा कि आप लोग जितने राइट्स ब्रिटिश सिटीजन्स के हैं वैसे ही हमारे राइट्स भी होने चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर भी आप लोग का ही राज है। तो जैसा ब्रिटिश सिटीजन्स को हक मिलता है हर चीज का, वैसा ही हक हमें भी मिलना चाहिए। और देखो, भले ही हम इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प किया था, लेकिन फिर भी इसका बदला ब्रिटिशर्स ने हमें ठीक से चुकाया नहीं। हम लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स अब हमारे साथ ठीक से सुलूक करेंगे और हमें शायद आज़ादी मिल जाएगी धीमे धीमे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका उल्टा ही हुआ, ब्रिटिशर्स ने रॉलेट कमीशन बिठा दिया। अब ये रॉलेट कमीशन जो था उसका मेन काम ये था कि इनको रिपोर्ट तैयार करनी थी
इंडिया के अंदर जितनी भी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज हो रही है इंडियंस के द्वारा, रेडिकल इंडियंस के द्वारा, रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, उसके ऊपर, उन अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी है। तो जब ये रिपोर्ट तैयार हुई तो उसके वजह से हमारी इंडिया के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। इंडिया की हिस्ट्री के अंदर वो टर्निंग पॉइंट आया था। अब ये टर्निंग पॉइंट क्या था वो हम देखेंगे अगले चैप्टर में। आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।